हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और फिर से डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी के लिए आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारी चीजें हमने पिछले लेसन में कंप्लीट कर ली थी, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो डिस्कस किया था हमने, दैट वाज 1857 की सिपोई म्यूटिनी। Very much important topic for your modern Indian history, so kindly watch that lesson. And this series itself is very important for your prelims as well as mains examinations. So do not forget to follow this series at least. And there are already many courses live, and they are already streaming on this platform. Take benefit from all those sections. And one more announcement for you guys, if you want to prepare for UPSC examination 2020, then here you go. Only less than 60 days have left, so you can prepare well with Unacademy. Subscribe to Unacademy Plus also, so that you will get a strategic manner for your preparation. The educators will help you in preparing for the mains and interview also, so that you will be preparing for the UPSC examination in a very strategic manner. So यहाँ पे भी this is the one stop solution for complete UPSC CSE preparation, जहाँ पे आपको बैचेस मिलते हैं हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सबके। फिर उसके बाद आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलता है, और वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल है आपके यहाँ पे आपको वो प्रिपेयर कराया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होते हैं। डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करते हैं एजुकेटर्स की, हाउ यू आर राइटिंग एंड हाउ यू आर स्कोरिंग द मार्क्स एंड ऑल, एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत जो यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवरेज की बात है, या फिर पीडीएफ है स्टडी मटेरियल की, या बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th of August, so do not forget to subscribe Unacademy Plus. Use the referral code UPSC5T so that you will get 10% discount, and apart from that you will get extra benefit also. If you are having any query regarding this, then type it in comment box. It will be taken care of. T20 daily current affair test series is also there, and where you can practice all those questions, and you can analyze your test, that how much you have scored and where you have made the mistakes, and also you can learn from there. You can also click all these links to join for your preparation. Okay, so rising resentment against country rule we have already discussed, जहाँ पे हमने लास्ट में सिपोई म्यूटिनी डिस्कस किया था। And now today we are going to start the reform movements and the struggles. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहां से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन आते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेस डिस्कस करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेसन में देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सो बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट और जो भी यहाँ पे नेशनल मूवमेंट में इन्होंने जो अपनी भागीदारी दी थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, उनके बारे में भी हम आगे के लेसन में एक एक करके डिस्कस करेंगे। So the first thing we are going to discuss is the factors giving rise to desire for the reform. क्या क्या वो factors थे जिसने लोगों के मन में एक desire, एक चाहत जगाई कि भाई अब हमें reform चाहिए। एक बात आती है जब आप बात करते हो रेनेसेंस की, एक जो पुनर्जागरण वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पे आपको जब पुनर्जागृत आप होते हो तो आपको रिफॉर्म ही एक अल्टीमेट पाथ सूझता है, राइट। तो यहाँ पे एक अर्जेंट नीड थी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की, जब आप 19th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स की बात करते हो, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन में बढ़ोतरी होने के कारण, वहां से कांटेक्ट होने के कारण इंडियन माइंड जो है वो बहुत ज्यादा पुनर्जागृत हो रहा था। वीकनेसेस उनको अपने नजर आने लगे थे, और उसके बाद वो इस बात को एक्सेप्ट करने को अब तैयार नहीं थे। जो प्रथाएं पहले से चली आ रही थी, जो पहले से जो चीजें चली आ रही थी, अब उनको ट्रेडिशन, बिलीव, प्रैक्टिसेस सब में एक रिफॉर्म की जरूरत थी। जो इम्पैक्ट हुआ वेस्टर्न आइडियाज का, उसने एक नई अवेकनिंग को यहाँ पे जन्म दिया था, और इसी के कारण जो है सारे के सारे चेंजेस इंडियन सोशल सिनेरियो में देखने को मिले, जिसे हम एक रेनेसेंस की स्थिति वाली चीज कह सकते हैं। ओके, सो अगर आप बात करते हो कि कॉजेस क्या क्या थे सोशल अवेकनिंग की, तो बहुत सारे रीजंस थे।
पहला और फोरमोस्ट रीजन जो था वो था आपका इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और इसने एक बहुत ज्यादा डीप इन्फ्लुएंस दिया था। पॉलिटिकली कह लो, इकोनॉमिकली कह लो, सोशल कह लो या कल्चरल लाइफ कह लो, सारे चीजों के इंडिया पे इसने अपना एक डीप इन्फ्लुएंस दिया था। यहाँ पे इसने एक ऐसा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट किया कि वो जो है एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के रूप में उभर के आया था। अगर सेकंड आप बात करते हो तो एक और चीज होती थी यहाँ पे, एफर्ट ऑफ यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट, मतलब जो यूरोपियन व्यू होता था, उनकी जो इंटेलिजेंस होती थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विलियम जॉन्स का नाम आएगा, जेम्स प्रिंसिप का नाम आएगा, चार्ल्स विल्किन, मैक्स मुलर, ये सारे लोग जो थे यहाँ पे इन्होंने अपनी भागीदारी दी थी। और अगर आप इंडियन स्कॉलर्स की बात करते हो तो राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव और एमजी रानाडे जैसे पर्सनालिटीज का आपको नाम देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक लिटरेचर ने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि वहां पे एक फ्यूजन देखने को मिलता था ओल्ड और न्यू में, और जब ये दोनों चीजें मिलती थी तो एक नई चीज पुनर्जागृत होती थी। एंड फोर्थ वाज द इफेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि वहां से उन्होंने जो अब प्रोपोगंडा अपनी फैलानी शुरू करी थी, तो वहां से भी बहुत सारी जो चीजें हैं ना इंडियन माइंड्स में भी उठने लगे थे। उनको भी अपने रिलीजन और सोशल कस्टम्स को लेके एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में अब भी चलने लगा था। सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल की जहां तक बात करते हो तो यहाँ पे एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो साइंस के मामले में या साइंटिफिक आउटलुक में, सारी चीजों में इन्होंने एक जो है, जो पहले से सोसाइटी चली आ रही थी, जो कि बहुत ही दबी कुचली सोसाइटी थी, उस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया था। सेकेंड वॉज द सोशल कंडीशन राइप फॉर द रिफॉर्म, जिसमें आपके रिलीजियस एंड सोशल इल्स आते हैं। इंडियन सोसाइटी जो थी 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिलीजियस सुपरस्टिशन और जो सोशल इनकी प्रैक्टिसेस होती थी उससे वो दबी कुची थी। बहुत ज्यादा यहाँ पे तंत्र में विश्वास रखते थे लोग, मैजिक में, सुपरस्टिशन में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। यहाँ के जो पंडित थे वो इनको एक बहुत ज्यादा मोनोपोली प्राप्त थी, और उसके बाद वो किसी भी हद तक इंडियन माइंड को वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। पंडित ने कहा कि ये पूजा कराओ तो ये ठीक हो जाएगा, पीपल वर रेडी टू डू दैट, बिकॉज उनका माइंड जो है वो अवेक नहीं हुआ था अब तक। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो रिलीजियस सिस्टम थी उसमें एक आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेस्ट क्लास था वो काफी ज्यादा मोनोपोलाइज था। यहाँ पे उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी को, इंडियन की रिलीजियस आइडियोलॉजी को बहुत हद तक वो ही कंट्रोल करते थे यहाँ पे। उसके बाद था डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ द विमेन। ऑफ कोर्स जो विमेन की स्थिति थी वो बिल्कुल देखने लायक स्थिति नहीं थी। जो बच्चों को, अगर बच्चियां जन्म लेती थी, उनको जन्म लेते के साथ एक बोझ समझ के मार दिया जाता था। कभी उनको उबलते पानी में डाल दिया जाता था, कभी उनको जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दिया जाता था, बिकॉज बेटियों को यहाँ पे बोझ समझा जाता था। चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते थे, बच्चों की बचपन में ही शादियां हो जाती थी जब उन्हें पता भी नहीं होता था कि शादी होता क्या है। प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, एक से ज्यादा वाइफ्स रखना मेंस के लिए एक स्टेटस वाली बात समझी जाती थी। और सती की प्रैक्टिस होना, पहले के जमाने में क्या होता था, जो बूढ़े लोग होते थे अगर उनकी भी वाइफ्स डेथ कर जाती थी तो भी वो यंग लड़कियों से, मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रही कि विमेन से, यंग इवन बच्चियों से वो शादी कर लेते थे। मतलब इफ द मैन इज ऑफ 60 और 70 ईयर ओल्ड, ही कैन मैरी लाइक 18 और 13 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पे फिर जब उनके पति की डेथ हो जाती थी तो ऑफ कोर्स वो एक अपनी सोशल लाइफ जी भी नहीं पाती थी, तब जाके उनको कहा जाता था सती होने के लिए, मतलब टू डाई along with her husband like that। तो यहाँ पे एक मर्डर की वाली जो स्थिति है ना, जो जानबूझ के मर्डर किया जाता है, ऐसी स्थिति प्रैक्टिस की जा रही थी विमेन के लिए। कास्ट प्रॉब्लम एक अलग चीज थी। यहाँ पे क्या है कि जो कास्ट प्रॉब्लम था वो मेनली अनटचेबल्स के लिए था। वो बहुत ज्यादा न्यूमरस तरीके से डिसेबिलिटी जो थी, सीवियर डिसेबिलिटी, उनके ग्रोथ पे को रिस्ट्रिक्ट करती थी और उनको सोशली डिवाइड करती थी। उन्हें अछूत माना जाता था, मंदिरों में नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं भर सकते, कल हैंडपंप नहीं छू सकते, कहीं अगर कोई ऊपर कास्ट का आदमी जा रहा है तो उसकी शैडो, आपकी शैडोज पे नहीं पड़ सकती, लाइक दैट। बहुत सारी चीजें जो हैं कास्ट प्रॉब्लम को लेके लोग बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रहे थे। और खासकर ये डिप्रेस्ड क्लास जिसमें से कि अनटचेबल्स आते हैं, जिन्हें बाद में जाके शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया या फिर अछूत कहा गया। देन आफ्टर दैट ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। सो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जो ऑपोजिशन
टू वेस्टर्न कल्चर है, इसने एक रियलाइज कराने के लिए, ट्रेडिशनल कल्चर के पोटेंशियल को रियलाइज कराने के लिए ये काफी ज्यादा हद तक जिम्मेदार रहा था। अब मतलब वेस्टर्न कल्चर जब इंडिया में आने लगा था तो इंडिया के लोगों को ये लगने लग गया था कि इनके सोशल और रिलीजियस लाइफ पे एक दखल अंदाजी दे रहे हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया भी था कि किस तरीके से ये 1857 के रिवॉल्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल था, राइट। So, if you're talking about the next, then it's new awareness among enlightened Indians। मतलब यहाँ क्या जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर था उसने एक यहाँ पे कंसाइंसिंग वाली स्थिति जगाई थी, मतलब एक नई अवेकनिंग वाली स्थिति जो है यहाँ पे जग रही थी। देयर वॉज एन अवेयरनेस, जो कंट्री थी, पूरी होल कंट्री जो है वो एक अवेयरनेस वाली स्थिति में अब अपने सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर को लेके होनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे उनको ये बात पता चल रही थी कि वो बहुत सारी चीजों में, जब वो वेस्टर्न चीजें वो देखते थे ना तो उनको लगता था कि हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वो इनका एक डाइवर्स रिएक्शन फिर देखने को धीरे धीरे मिलना शुरू होता गया। बहुत जब 19th सेंचुरी का लास्ट डेकेड आ रहा था तब जाके एक डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग और पैट्रियोटिक फीलिंग भी अपने राइज पे थी, और सोशल और रिलीजियस आउटलुक जो इंडियन लोगों का था वो बदलना शुरू हो गया था, वो डेमोक्रेसी में चेंज होना शुरू हो गया था। उसके बाद फैक्टर्स भी बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि ग्रोथ हुआ था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का, इमर्ज हुए थे नए इकोनॉमिक फोर्सेस, उसके बाद एजुकेशन काफी ज्यादा हद तक स्प्रेड हुआ था, और मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जो है उनका इम्पैक्ट जो है इंडियन माइंड्स पे बहुत ज्यादा पड़ा था, और इसने जो है कल्चरली सोशली दोनों तरीके से अवेयरनेस को जो है वो इंक्रीज किया, और इसीलिए यहाँ पे ये जो रिफॉर्म वाली चीजें हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होनी शुरू हो गई थी। सोशियो कल्चरल जो जनरेशन होता है इंडिया का 19th सेंचुरी में वो काफी ज्यादा कॉलोनियल प्रेजेंस वहां पे देखने को मिलता था, लेकिन ये अपने आप हुआ था, ये कोई ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के नहीं किया था, कोई इनका मोटिव नहीं था कि इंडिया को इस तरीके से हमें सुधारना है, वो अपनी ही वहां पे अपने बेनिफिट देख रहे थे वो, लेकिन उसका असर यहाँ पे ये हो रहा था कि इंडियन माइंड्स जो है ना वो जागृत हो रही थी। सो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द रिफॉर्म क्या थे? सो यहाँ पे एक मिडिल क्लास बेस आपको देखने को मिले था, मतलब यहाँ पे ये जो रिफॉर्म की बात आ रही है ना उसका बेस आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या बेसिस थे जिसने इस रिफॉर्म को एक पुश फैक्टर दिया था। तो मिडिल क्लास बेस की जब आप बात करते हो तो जब 19th सेंचुरी आ रहा था तो वहां की जो उस टाइम की जो जेनरेशन थी वहां पे एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था, जो कि ट्रेडिशनली और एजुकेटेड था और वेस्टर्न साइड से भी काफी ज्यादा एजुकेटेड था। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी में आप ये देखने को मिलेगा आपको कि जो मिडिल क्लास था वो वेस्टर्न एजुकेशन से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था, और अब उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था कि अब हमें मिडाइवल से मॉडर्न की तरफ जो है वो टर्न होना है। उन्होंने काफी ज्यादा चीजें यहाँ से सीखी भी थी, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है उनके दिमाग पे आ रहा था, लेकिन ट्रेड के मामले में ये कुछ अच्छा नहीं सीख पाए थे, सिर्फ और सिर्फ सोशली या फिर कल्चरली जो है इनके माइंड पे असर हुआ था। उसके बाद इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया की बात आती है। सो यहाँ पे आइडियोलॉजी जो है यूनिटी, आइडियोलॉजिकल यूनिटी जो है यहाँ पे इंडियन माइंड्स पे आई, वो किसके थ्रू आई? रैशनलिज्म के कारण, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के कारण और ह्यूमैनिज्म के कारण आई। तो रैशनलिज्म मतलब क्या होता है? तर्क संगत होना, मतलब किसी भी चीज को एक तर्क के बिना पे जानना, बेस्ड ऑन द रीजन एंड द लॉजिक। अगर कोई लॉजिक है तो ही उस बात को एक्सेप्ट करना, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देना। सो दे यूज्ड अ रैशनल अप्रोच, कि ट्रेडिशन को पढ़ने के लिए भी उन्होंने एक जो है रैशनल अप्रोच लेना शुरू किया कि अगर ये ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है तो क्या इसका कोई तर्क है, क्या इसका कोई लॉजिक है भी, या हम ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर रहे हैं और फॉलो करते आ रहे हैं इसे। तो एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने इन चीजों पे लगाना जरूर शुरू किया। ब्रह्म समाज ने जो है यहां तक ये भी कहा कि इनफैलिबिलिटी ऑफ द वेदास वॉर रेप्यूडिएटेड। सो यहाँ पे ब्रह्म समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जिसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट ने भी ये कहा था कि जो टीचिंग है, इस्लामिक टीचिंग है, उसको अब एक मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और यहाँ पे इसमें भी रिफॉर्म लाए जाने की जरूरत है। देन आफ्टर दैट
Many of the intellectuals set aside the authority of religion and evaluated truth in any religion by the criteria of logic, रीजन एंड साइंस. मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो सारी चीजों में अब लॉजिक लगाने लगे थे, सोचने लगे थे कि इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये सारी चीजें. स्वामी विवेकानंद सेम मेथड जो इन्वेस्टिगेशन का वो फॉलो करते थे, जहां पे उनको ये चीज मतलब बेस उनका ये रहता था कि कोई भी रिलीजन है वो अपने अगर कुछ चीज को फॉलो कर रहा है तो वो उस चीज को जस्टिफाई भी करना चाहिए, तर्क संगत वो होना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी जो बेसिक एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थी रिलीजन की उसको डिफेंड भी किया, जिसमें उन्होंने वेदास के मोनोथिज्म को और क्रिश्चियनिटी के यूनिटेरियनिज्म को जो है वो सपोर्ट किया, और उन्होंने अटैक किया पॉलिथिज्म ऑफ हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के ट्रिनिटेरियनिज्म को. मतलब कि यहाँ पे मोनोथिज्म क्या होता है कि किसी एक को मानना. यूनिटेरियनिज्म क्या होता है, एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर को मानना. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंस जो है इसी तरीके से यहाँ पे आनी शुरू हुई थी. ह्यूमैनिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इस तरीके से देखा जाता था कि इंडिविजुअल के राइट क्या है, जो ह्यूमन रीजन है कुछ, या फिर ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ये चीज रेस्पॉन्सिबल है भी या नहीं है. तो इसीलिए इन्होंने प्रीस्टली डोमिनेशन जो था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होते थे जिसमें जो मोनोपोली प्राप्त थी इन प्रीस्ट क्लास को, उस पे एक इन्होंने अटैक भी किया. देन आफ्टर दैट टू स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको कहने का ये मतलब है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो ब्रॉडली दो भाग में क्लासिफाई होते थे, दो कैटेगरी में ये क्लासिफाइड होते थे. द फर्स्ट वाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाइक ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, और दूसरा था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जैसे कि आर्य समाज, डर्बन मूवमेंट. तो रिफॉर्म क्या होता है और यहाँ पे रिवाइव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. रिफॉर्म होती है कि किसी भी चीज में चेंज करना, फंडामेंटल सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को चेंज करना थ्रू द ग्रेजुअल चेंजेस विद इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन. मतलब जो चीजें हैं पहले से हैं उसमें बस चेंजेस लाना, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में फंडामेंटली या स्ट्रक्चरली जो है वो चेंज लाया जाना. ठीक है, ये होता है आपका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. ये पूरी तरीके से चेंज करता है किसी भी चीज को, जैसे कि फंडामेंटल सिस्टम है या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, तो वो एक ग्रेजुअल चेंजेस की तरह से गुजरता है, बीच में उसके चेंजेस आते जाते हैं, और उसके बाद वो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है वो नए तरीके से बन के आता है, रिफॉर्म होके आता है. रिवाइवलिस्ट क्या होता है कि ये इंडियन सोसाइटी को या किसी भी सोसाइटी को थोड़ा पास्ट में ले जाता है, उससे लिंक करता है. वो इस बात पे ज्यादा रुख करता है कि जो पहले के कस्टम है या प्रैक्टिसेस हैं उसमें थोड़ा सा रिवाइव डाला जाए, थोड़ा सा उसको जो है वो बेहतर बनाया जाए, लेकिन उसको कंप्लीटली चेंज ये नहीं करता, उसको कंप्लीटली हटाता नहीं है, अबॉलिश नहीं करता, ये बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर देता है, रिवाइव कर देता है उसमें. ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिफरेंस. तो ये दोनों स्ट्रीम जो है वो अलग अलग उभर के आ रहे थे, अपने लिए अलग अलग ढंग से जो है ये काम कर रहे थे. सो डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, मतलब क्या क्या डायरेक्शन ऐसे थे जिसमें सोशल रिफॉर्म होना शुरू हुआ था, क्या क्या वो चीजें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थी आपकी आइडियोलॉजी. मतलब आइडियोलॉजी इस तरीके की हमें सोशल इक्वालिटी और सारे इंडिविजुअल को इक्वल समझ के काम करना है. एक ह्यूमैनिस्टिक आइडियल्स जो होते हैं, सोशल इक्वालिटी और इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, उसने इंस्पायर किया था जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास है, और वो इन्फ्लुएंस हुआ था इस पे काफी ज्यादा, ताकि वो सोशल रिफॉर्म के बारे में अब बात करना शुरू कर सके. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म से भी लिंक्ड थे पहले. ठीक है, पहले इनका क्या है कि रिलीजियस मोटिव के कारण ये रिफॉर्म चाहते थे, सोशल इल से तंग होके, अनटचेबिलिटी से या जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी होती थी उससे मतलब त्रस्त होके ये उसमें रिलीजियस एक मोटिव उनका वहां पे रहता था. लेकिन बाद में चल के ये क्या हुआ, ये इन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया रिलीजन से, और उसके बाद एक सेकुलर अप्रोच लेके ये अपने रिफॉर्म की जो है वो बात करने लगे. सो कैसे एक ग्रेजुअल चेंज होता है, आप देख सकते हो कि कैसे एक सोशल रिफॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म से अपने आप को डिसोसिएट करके एक सेकुलर अप्रोच जो है वो धारण करता है. आफ्टर दैट इन्होंने ये जो है यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट ने एक
नैरो सोशल बेस नहीं लिया था। एक अपर और मिडिल क्लास या अपर क्लास कास्ट जो होते हैं उनको भी मतलब बैलेंस करते हुए, उनके व्यूज को भी बैलेंस करते हुए और सोशल कंडीशन जो एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में चल के ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपर कास्ट और इन सब चीजों को छोड़ के जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थी उसको सबसे पहले रिवॉल्यूशनाइज करने की कोशिश करी और वहां के सोशल स्फेयर को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, वहां की स्थिति को बेहतर बनाना शुरू किया। बाद में चल के इनको सपोर्ट किससे मिलता है? बिगिनिंग में तो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे, सोशल कॉन्फ्रेंस जितने भी हो रहे थे उनसे इनको हेल्प मिलती थी, चाहे वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो या क्रिश्चियन मिशनरी हो या फिर जैसे भी जो एनलाइटेड इंडिविजुअल जो उस टाइम के माने जाते थे जैसे कि ज्योतिबा फूले, केटी टेलंग, डी.के. कावे या फिर श्री नारायण या फिर ईवी रामास्वामी नायकर या भीमराव अंबेडकर, इन सब जो पर्सनालिटीज थी इनसे इनको काफी ज्यादा हेल्प भी मिला। और जब ऑनसेट ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब जब नेशनल मूवमेंट का ऑनसेट होता है तब इनको लीडरशिप भी मिल गई और ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गया फॉर द सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म। क्योंकि एक सपोर्ट होना, एक लीडरशिप होना, एक मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना किसी भी चीज के लिए, रिफॉर्म के लिए जरूरत होती है। बाद में चल के क्या हुआ कि एक तो सबसे अच्छी बात इन रिफॉर्मिस्ट जो इतने भी थे जो काम कर रहे थे रिफॉर्म के लिए, ये रिवाइवल के लिए, उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज करते थे, वो इंडियन लैंग्वेज को यूज करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट कर सके अपने आइडियाज को और लोकल मासेस में वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैल सके। तो इसीलिए उन्होंने इसका यूज किया कि बाद में चल के उन्होंने वैरायटी ऑफ मीडिया का भी यूज लेना शुरू किया, चाहे वो नॉवेल के थ्रू अपने जो है बातें प्रदर्शित करते थे, अपना तर्क रखते थे, अपने विचार रखते थे, या ड्रामा से या पोएट्री से या फिर स्टोरी से, प्रेस के द्वारा, सिनेमास के द्वारा इन लोगों ने अपने विचार जो है वो लोगों तक पहुंचाने शुरू किए थे। ब्रॉडली जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था उसके दो एजेंडा थे। First was the fight for the betterment of status of women in society। दो ही चीजें थी, एक तो कि बेटरमेंट ऑफ द विमेन्स, उनके लिए काम करना है, और दूसरा की अनटचेबिलिटी को जो है वो हटाना है। ये दो चीजें इनके मेन चीजों में आती थी, मेन बेस में आता था, मेन एजेंडा इनके थे। ठीक है, उसके बाद अब शुरू होता है फाइट फॉर द पोजीशन ऑफ द विमेन। क्योंकि यहाँ पे अब ये जो रिफॉर्मिस्ट थे, जितने भी लीडर्स थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि सबसे पहले हमें दो जगह पे काम करना है। एक तो इन्होंने ये समझ लिया था कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने अनटचेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा एक उनको सेंटर बनाया हटाने के लिए, और दूसरा था इनका बेटरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ द वुमेन। इसके लिए इन्होंने काम करना जो है वो शुरू किया। सबसे पहले देखिए कि वुमेन सप्रेस्ड कैसे होती थी, इनको किस तरीके से दबाया जाता था। बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे फॉलो होते थे। विमेन जो है यहाँ पे बस इनको इंफीरियर समझा जाता था मेन से, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी यहाँ पे समझी नहीं जाती थी, इनको कोई भी स्कोप नहीं मिलता था कि वो अपने विचार जाहिर कर सके, अपने एक्सप्रेशन दे सके कि वो क्या चाहती हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिसेस इसमें एड ऑन करते थे, जैसे कि पर्दा सिस्टम, अर्ली मैरिजेस, बैन ऑन विडो मैरिजेस, सती प्रथा, ये सारी चीजें। दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों वुमेन जो थी इकोनॉमिकली और सोशली दोनों मेल रिलेटिव्स पे ही डिपेंडेंट होती थी। मेल रिलेटिव्स मेरा कहने का मतलब है शादी के पहले अपने पेरेंट्स पे एंड शादी के बाद अपने हस्बैंड पे। और उनकी एजुकेशन जो है उनको डिनाई की जाती थी, उनको एजुकेट किया नहीं जाता था। हिंदू वुमेन जो थी उनको राइट नहीं था कि वो अपने पिता की संपत्ति में हक रखें, और उसके बाद उनको एक अनडिजायरेबल मैरिज से भी जब टर्मिनेट कर दिया जाता था, जब पति उन्हें छोड़ जाता था, तो उन्हें भी उनकी संपत्ति में जो है हक नहीं मिलता था। मुस्लिम विमेन तो मतलब प्रॉपर्टी ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना मर्दों को मिलता था उतना ले पाती, वो थोड़ा बहुत उनको दे के जो है वो हटा दिया जाता था। और उसके बाद मैटर आता था डाइवोर्स का। आपको पता है मुस्लिम विमेन के मतलब ट्रिपल तलाक, जो कि अब तो हटाया गया, बहुत ही अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन पहले था ट्रिपल तलाक, 3 टाइम्स तलाक, तलाक एंड तलाक, एंड उसके बाद विमेन्स आर लाइक उनको
उनका नहीं पता होता था कि अब वो क्या करेंगी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हो रही थी। प्रिवेलेंस ऑफ पोलीगैमी, मतलब मर्द जो है वो एक से ज्यादा बीवियां रख सकते थे, उसमें उनको कोई भी रोक नहीं थी, टोक नहीं थी। सो एक मतलब एक अनसिक्योरिटी वुमेन के लिए हमेशा जो है वो बनी रहती थी कि दे नेवर नो कि कब उनका हस्बैंड उनको जो है वो छोड़ देगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वॉज कंसिडर टू बी वाइटल, मतलब एक ऐसा सोशल माइंड बन चुका था, लोगों के मन में ये बात मतलब बैठी हुई थी, खासकर जो मेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो लोग, कि मतलब अगर इम्प्रूवमेंट आप वुमेन का करोगे, उनके स्टेटस में सुधार लाओगे, तो ये हमारे समाज के लिए हितकारी नहीं होगा। तो ग्लोरिफिकेशन जो होती है वाइफ्स की या मदर्स की, वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, या फिर विमेन का कंट्रीब्यूशन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। उनको अपने एक आई डोंट नो, उनके एक स्टेटस पे उनको एक क्वेश्चन मार्क लगती थी ये चीजें। सो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी जो होती थी उसको वाइटल समझा जाता था, और सोशल रिफॉर्म्स जो होते थे इसमें काफी ज्यादा इसने वर्क किया। इस रेडिकल चेंज को, इस नैरो माइंडेड सोसाइटी को, एक डोमेस्टिक स्फेयर जो होती है चीजें, वहां से इनको थोड़ा सा जो है वो बल मिलना शुरू हुआ। इनिशियली जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब होना शुरू हुआ तो रिफॉर्मर्स ने बेसिकली अपील किया कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी को फॉलो करो, और उसके बाद उन्होंने कि बहुत सारे जो इंफीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन हैं उनको आप सैंक्शन करो, उनको आप थोड़ा सा हक जरूर दो। दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिग्रेडिंग कस्टम्स, उन्होंने पॉलीगेमी, पुर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस या विडो रिमैरिज पे रिस्ट्रिक्शन रखना, इन सब चीजों के खिलाफ बात करनी शुरू की, और उन्होंने जो है एक बेहतर सोसाइटी को इमर्ज करने के लिए बहुत सारी चीजें सोसाइटी में लानी शुरू की। एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करना जो है वो शुरू किया था। उसके बाद जो है अब आप पढ़ोगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इसको, मतलब इनकी उन्नति के लिए, विमेन की पोजीशन को ऊपर करने के लिए क्या क्या इन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए, क्या क्या स्टेप्स रिफॉर्मिस्ट के द्वारा लिए गए थे। सबसे पहले तो सती प्रथा को अबॉलिश किया गया। जो यहाँ पे सबसे अच्छे एक पर्सनालिटी का नाम आता है, राजा राम मोहन रॉय ने इसमें काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उन्होंने ही जब इसकी शुरुआत की थी तो इसके बाद ही सती प्रथा को इलीगल करार दिया गया, और उसके बाद इसे एक क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो है पनिशेबल करार दिया गया था कि ये एक कल्पेबल होमिसाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर कोई भी इसे फॉलो करता है तो। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ 1829 जब आया था तो ये पहला इंस्टेंस था बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कि इन्होंने मॉडिफाई करना शुरू किया था प्रेसिडेंसीज में, अपने अपने प्रेसिडेंसीज में। उसके बाद इन्होंने प्रिवेंट किया फीमेल इन्फेंटिसाइड को, मतलब जो भ्रूण हत्या होती थी उसको इन्होंने बैन किया। बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 जो है इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये इलीगल होगा, और उसके बाद ये इक्विवेलेंट टू मर्डर समझा जाएगा। एक एक्ट पास किया गया 1870 में जिसने कंपल्सन कर दिया था पेरेंट्स के लिए कि आपको जितने भी बर्थ्स होते हैं आपके चिल्ड्रंस के उसको रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद अगर आपकी फीमेल चाइल्ड है तो उसको कम से कम कुछ सालों तक आपको वेरिफिकेशन जो है वो करवानी होगी। देन आफ्टर दैट वीडो रीमैरिज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। मेनली जो एफर्ट आपको देखने को मिलेंगे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये लोग थे, इन्होंने काफी ज्यादा इसमें अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में भी खोला। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास किया गया जिसने लीगलाइज कर दिया था कि विडोज जो है वो मैरिज दोबारा कर सकती हैं, और उसके बाद उसको जो है कानूनन जो है वो उसे बेहतर समझा जाएगा। बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटीज का नाम आता है जिन्होंने विडो रीमैरिज में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। विष्णु शास्त्री पंडित जो थे उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में जो है वो बनाया था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था उनके द्वारा। एंड आफ्टर दैट विद्यासागर ये भी साइड करते थे कि हिंदू रिलीजन में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो विडोज हैं वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं। सो ही प्रूव दैट द हिंदू रिलीजन सैंक्शन विडो रीमैरिज, मतलब उन्होंने ये कहा था कि वैदिक टेक्स्ट जो है वो प्रूव करता है कि हिंदू रिलीजन जो है वो विडो रीमैरिज को सैंक्शन करता है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म किया था 1850 में। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर जो थे इस फील्ड में उसमें सत्य प्रकाश का नाम आता है, गुजराती, जिन्होंने सत्य प्रकाश जो किया था
इसको सॉरी मतलब एक प्रोमिनेंट वर्कर थे करसोंडिस मुंजी, उन्होंने सत्य प्रकाश जो है गुजराती में स्टार्ट की थी ताकि वो विडो रिमैरिज को प्रमोट कर सके। और आपको डीके कार्वे का नाम आएगा, वेस्टर्न इंडिया में जो इन्होंने काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी विडो रिमैरिज के लिए। इनफैक्ट उन्होंने खुद एक विधवा से शादी भी करी थी 1893 में। He dedicated his life for the upliftment of Hindu widows and became the secretary of also Widow Remarriage Association. कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, अब चाइल्ड मैरिज पे भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे एक्ट लाए गए थे, नेटिव मैरिज एक्ट और 1872, जिसने सिग्निफाइज किया था कि लेजिस्लेटिव एक्शन लिए जाएंगे ताकि जो है चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जा सके। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में, जिसने फॉरबिड किया मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12। शारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, 1930 में आया था, पूछा जाता है कब आया था। और इसने एक फर्दर एक स्टेप लिया था जिसमें मैरिज के एज को 18 कर दिया गया था और उसके बाद 14 कर दिया गया था बॉयज और गर्ल्स के लिए। फ्री इंडिया में बाद में चल के एक और इसमें एक्ट में सुधार लाया गया जिसमें जो गर्ल्स की एज है वो 15 से बढ़ाकर 18 की गई और बॉयज की 18 से 21 की गई। विमेन की एजुकेशन के लिए भी काफी ज्यादा चीजें आई थी। क्रिश्चियन मिशनरी वे द फर्स्ट टू सेट अप कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में। बेतुने स्कूल जो है वो जेईडी बेतुने के द्वारा फाउंड हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकाटा में 1849 में। ये सारी चीजें जो है आपको प्रीलिम्स में आती हैं, सो ये ईयर और ये नाम आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइट भी किया है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफी ज्यादा जो स्कूल्स हैं विमेन्स के लिए वो खोलनी शुरू करी थी। कम से कम 35 गर्ल्स स्कूल उन्होंने अकेले बंगाल में खोले थे ताकि वो विमेन के एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन में, जिसने फीमेल की एजुकेशन पे काफी ज्यादा जो है बल दिया था, काफी ज्यादा उस पर जो है स्ट्रेस किया था। 1914 में विमेन्स मेडिकल सर्विस जो है वो did a lot of work in training nurses and midwives। मतलब इसके लिए जब ये मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल खोले गए थे तो इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी सेटअप किया गया था डीके कार्वे के द्वारा 1916 में। एंड सेम ईयर इसी साल 1916 में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी ओपन किया गया था दिल्ली में। हेल्थ फैसिलिटी जो है विमेन के लिए वो भी प्रोवाइड कराई गई और उसके लिए इन्होंने डफरिन हॉस्पिटल 1880 में जो है वो खोला था। स्वदेशी और एंटी पार्टीशन और होम रूल मूवमेंट में जब विमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया तो इनको घरों से निकल के बाहर की दुनिया में एक एक्सपोजर जो है वो देखने को मिला। अब जाके ये जागृत होनी शुरू हुई थी, अब जाके इनको अपना हक समझ में आने लगा था और अब जाके इनको ये समझ में आने लगा था कि ये सिर्फ घरों में बैठने को नहीं है। और विमेन प्लेड अ वाइटल रोल इन दीज मूवमेंट्स, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, नेशनलिस्ट मूवमेंट, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। सो अब जो है विमेन्स को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया जा रहा था। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड यूनियन एंड किसान मूवमेंट और उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, जैसे उषा मेहता का नाम आता है। ओके, after that they voted and stood and got elected for various legislature and local bodies also। सरोजनी नायडू जो है वो पहली प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इंडियन विमेन जो थी, जो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट विमेन ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन टाइप इट इन कमेंट बॉक्स की कौन थी वो, गूगल कीजिए या कहीं से पढ़िए, बट टाइप इट इन कमेंट बॉक्स। और उसके बाद आफ्टर 1920 उन्होंने काफी ज्यादा विमेन मूवमेंट को लीड भी किया था। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने लगे थे, जैसे कि ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो है 1927 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनने शुरू हो चुके थे। 1910 में सारला देवी चौधरानी जो है उन्होंने अपनी पहली मीटिंग रखी थी भारत श्री महामंडल के नाम से इलाहाबाद में, और ये एक पहला मेजर इंडियन विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माना जाता है, जो विमेन के लिए सेटअप हुआ था, विमेन के लिए काम कर रहा था, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, पुर्दा सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और सोशियो इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली जो है विमेन के स्टेटस को उभारने के लिए काम कर रहा था। ओके, या
Rambai Ranade founded the Ladies Social Conference under the parent organization National Social Conference. उसके बाद पंडित रामाबाई सरस्वती ने भी आर्य महिला समाज जो है फाउंड किया था, और उसके बाद ही ये जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट ये था कि लेडी डफरिन कॉलेज 1916 में जो है वो बनाया गया था। लेटर रामाबाई रानाडे इन्होंने एक आर्य महिला समाज का जो ब्रांच है वो बॉम्बे में भी स्टैब्लिश किया। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो है 1925 में फॉर्म हुआ था, एक नेशनल ब्रांच था जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जब फॉर्म हुआ था तब बनाया गया था। मेहरीबाई टाटा जो है उन्होंने पुर्दा सिस्टम के खिलाफ काम करना शुरू किया, कास्ट डिफरेंसेस के खिलाफ और लैक ऑफ एजुकेशन के खिलाफ जो है उन्होंने बात करनी शुरू करी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है मार्गरेट द्वारा फाउंड हुआ था 1927 में, और ये एक पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इगैलिटेरियन अप्रोच लिया था। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है ना जाननी होती है। इगैलिटेरियन अप्रोच क्या होता है कि जो बिलीव करता है, जिनका विश्वास होता है कि प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल से जो कि सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है, जो इक्वालिटी में बिलीव करता है और जो ये कहता है कि ऑल पीपल डिजर्व द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब बेसिकली इगैलिटेरियन अप्रोच मतलब इक्वालिटी वाला अप्रोच। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट फेरिक्सन कॉलेज पुणे में। इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स जो थे इसमें शामिल, उसमें सरोजनी नायडू भी थी, लेडी दारोबा टाटा भी थी। ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि एक ऐसी सोसाइटी के लिए करना जो इगैलिटेरियन अप्रोच रखता हो, मतलब सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें। मतलब किसी के जन्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर नहीं, बल्कि उसके ह्यूमैनिटी के आधार पर उसको जज किया जाए। ठीक है। फॉर दिस पर्पस ऑल इंडिया जो यहाँ पे वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बहुत सारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में भी चल के आफ्टर इंडिपेंडेंस भी काम करना शुरू किया, जैसे शारदा एक्ट, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड these all things. Okay, so you have to write all these because यहाँ पे जब ये mention करते हो आप, so it gives a nice look to your answers. Then after that, struggle against the caste based exploitation. अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर ये जैसे कि विमेन्स की पोजीशन को तो इन्होंने चलो बहुत सारी काम करने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उभारना ज्यादा जरूरी था ताकि एक बेटरमेंट वाली जो है वो रिफॉर्म की स्थिति आ सके। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड कौन हो रहे थे? अनटचेबल्स। बाद में जाके ये शेड्यूल्ड कास्ट या दलित कहलाए थे। इनकी डिसेबिलिटी थी, मतलब इनको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था, मतलब इनको इनह्यूमन बिहेवियर इनके साथ रखा जाता था, वो भी जस्ट बिकॉज इनके बर्थ के आधार पे, इनइक्वालिटी बाय बर्थ। आपको पता है कि जो हिंदू सेक्शन है सोसाइटी का जो बात करता है पहले के धर्म के आधार पे कि 4 जो होते हैं उनमें डिवाइड किया जाता था, उनको वर्ण के आधार पे इनको डिवाइड किया जाता था। सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। तो इन शूद्र को जो है वो अनटचेबल समझा जाता था। इसीलिए इनका काफी ज्यादा दमन होता रहा, काफी ज्यादा टाइम तक इनका जो है वो दमन होता रहा। और इनके जो सोशली जो है इनको काफी ज्यादा ड्रेस के लिए, फूड के लिए, रेसिडेंस के लिए, सोर्स ऑफ वाटर के लिए बहुत ज्यादा तड़पाया जाता था। इनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, इनको वेद छूने की इजाजत नहीं थी, इनको मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरीके की चीजें इनके साथ बर्थ के आधार पर इनइक्वालिटी इनको दी जा रही थी। फैक्टर्स क्या क्या थे जिसने इस कास्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन में इनकी हेल्प करी थी, मिटिगेट करने में इनकी हेल्प करी थी। सबसे पहले तो ब्रिटिश रूल, परहैप्स विदाउट इंटेंशन, मतलब ब्रिटिशर्स का ये इंटेंशन नहीं था कि इनको दलितों की स्थिति सुधारनी है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे चीजें लानी शुरू करी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कुछ ऐसे ऐसे लेने शुरू किए जो इसके लिए एक प्लस फैक्टर बन गया था। और उसके बाद इसमें बहुत सारी जो है कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता था, यूनिफॉर्मिटी की बात करता था, सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटीज को वो हटाता था। और उसके बाद जो है जुडिशियल फंक्शन जो है कास्ट पंचायत की वो भी इन्होंने छीन ली थी, ताकि मतलब जो कास्ट बेस्ड जो पंचायत होती थी उसमें जहाँ पे दलितों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था वो सारी चीजें अब ना हो सके।
and after that the administrative services were made open to all caste and the new education system was on totally secular line. मतलब अब यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो खत्म कर दिया गया था. अब इनको कोई भी कास्ट हो कोई भी हो एजुकेशन सिस्टम सबके लिए ओपन था, सबके लिए एक सेकुलर लाइन पे जो है वो चीजें आ रही थी. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन. तो ऑब्वियसली जब सोशली रिफॉर्म होगा तो इन सब चीजों पे भी उसका असर देखने को मिलेगा ही. बहुत सारे जो ग्रुप्स थे जैसे कि आपके ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन लोगों ने खासकर अनटचेबल्स के लिए काम करना शुरू किया और बहुत सारे जैसे थियोफर्स जो थे या सोशल कॉन्फ्रेंसेस या इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए ट्राई किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राई किया. नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज्ड कास्ट प्रिविलेजेस and they fought for the equal civic rights and free development of the individual. एंड कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस में 1937 में जो है बहुत सारा यूजफुल वर्क किया था इन डिप्रेस क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो जिसमें से कि आपके बहुत सारे रूलर्स भी शामिल थे जैसे कि ट्रवनकोर के जो राजा थे, इंदौर के या देवास के, उन्होंने काफी ज्यादा टेम्पल एंट्री मूवमेंट करके इनको टेम्पल्स में एंट्री कराना शुरू किया और इस तरीके से चीजें जो है वो इन्होंने इनके पक्ष में करनी शुरू करी थी. गांधी जी के भी जो आइडियाज थे, आपको पता है कि हरिजन मतलब हरिजन वो इनको कहते थे कि वो हरि मतलब विष्णु के जन है, वो इस तरीके से उनको मतलब उन्होंने इनको लिए बहुत ज्यादा काम किया अनटचेबल्स के लिए. 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की भी स्थापना करी थी. महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जो एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो था इंडियन सोसाइटी पे उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी. एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारे जो अदर लीडर्स थे उन्होंने भी इस डिप्रेस क्लास को जो है वो उभारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी उन्होंने फॉर्म किया था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ पे काफी ज्यादा आता है. तो उन्होंने इस इनसिलर जो कास्ट सिस्टम था उस पे एक बहुत बड़ा अटैक किया था और उसके बाद माहट सत्याग्रह भी उन्होंने मार्च 1927 में लाया था जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था ये कास्ट हिंदूज जो होते हैं इनके कस्टम्स को, इनके सोसाइटी के जो प्रिविलेजेस थे उनको. उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा भी स्टैब्लिश करी थी 1924 में, जिसने हाईलाइट किया था जो भी ग्रीवेंसेस थे, डिफिकल्टीज जो दलित्स फेस कर रहे थे उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखा था. तो ये सारी चीजें जो है ना यही प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आएंगे आपके. हितकर्णी सभा किसने फॉर्म करा था, कब फॉर्म करा था, लाइक दैट ओनली. उनका मोटिव था एजुकेट करो, एजुटेट करो एंड ऑर्गेनाइज करो. सो ड्यूरिंग 1920 साउथ इंडिया में भी नॉन ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जिसमें ईवी रामास्वामी नायकर का नाम आपको देखने को मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया क्या बात करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फ्री इंडिया का बनाया जा रहा था तो उसमें उन्होंने इक्वालिटी को एक काफी ज्यादा तवज्जो दी थी और उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है इन्होंने बात करी थी और कास्ट इम्पेरेटिव के बेस पे इन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो है वो तर्क रखा था. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और उसके बाद कोई भी जो है इनको इक्वल राइट्स देता है. ठीक है, आपको पता है कि जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, राइट. इट ऑल्सो फॉरबिड्स एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू वेल, टैंक्स, बाथिंग घास, मतलब इनको कहीं पे जाने के से भी रोका नहीं जा सकता है. अनटचेबल्स उनको नहीं कहा जा सकता है, अछूत या दलित उनको नहीं पुकारा जा सकता. In one of the directive principles, the Constitution had laid down that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting and as effectively as it may a social order in which social, economic and political जो है will वो इनके लिए काम करना एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में स्टेट का एक फर्ज बनता है. तो इस तरीके की चीजें डीपीएसपी में भी लिखी हुई हैं. सो लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए, सारी चीजें डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी है इसके बारे में जो बात करती है वो पढ़ डालिए. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. सो आज जो हमने पढ़ा है बस वो पढ़ा है कि किस तरीके से फैक्टर्स हेल्प किए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में, स्ट्रगल कैसे हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था अछूतों का. उसके बाद हमने पढ़ा कि विमेन की कैसे जो है वो सुधार स्थिति में लानी हुई थी
क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इसके लिए, हमने देखा था कि डायरेक्शन क्या क्या था सोशल रिफॉर्म का। तो आज हमने कुछ बेसिक चीजें बात की हैं, सोशल या आइडियोलॉजिकल बेस डिस्कस किया है, फैक्टर डिस्कस किया है। तो ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने एक डिजायर रखा रिफॉर्म मूवमेंट के लिए, और क्या क्या आपके स्टेप्स थे, या फिर क्या क्या आपका बेस आपको पूछा जाएगा। तो दो बेस आपको बिल्कुल याद रखने, एक अनटचेबल्स के लिए और एक फॉर द पोजीशन ऑफ द वुमेन, विटामिन फॉर द पोजीशन ऑफ द वुमेन। तो ये दो चीजें मतलब मेल्स के क्वेश्चन में आपको दूंगी, जिससे आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले लेसन में हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट में अपना बड़ा योगदान दिया था। काफी इंपॉर्टेंट होगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ. If you having any query, type it in comment box. Take care of yourself and have a nice time. Bye bye.